नमस्कार, जय हिंद। देखिए एनसीईआरटी क्लास 10th आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रकाश के परावर्तन, अपवर्तन, विवर्तन, है ना? या फिर जो इंद्रधनुष बनता है कैसे बनता है, आंख से जो संबंधित जैसे दूर दृष्टि, निकट दृष्टि, तो इस पर हम आज फोकस करने वाले हैं। यहाँ से एक सवाल आपका बनता है और ये चैप्टर नंबर है एनसीईआरटी अगर आप पढ़ोगे तो चैप्टर नंबर क्लास 10 का चैप्टर नंबर 11 है। तो इस वीडियो से प्रश्न आपको एग्जाम में दिखाई देंगे, अच्छे संख्या में दिखाई देंगे, तो इसको अच्छे से कवर करना है। 60 से 65 प्रश्न हैं। कोशिश रहेगा कि 25 मिनट के आसपास इसको हम कंप्लीट कर दें। तो चलिए शुरू करता हूं फटाफट अंदाज में। देखिए पूर्व में भी इस वीडियो को कराया हूं, लेकिन मेंस के लिहाज से थोड़ा सा इसमें बदलाव किया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न कह रहा है नेत्र में प्रतिबिंब कहाँ बनता है? तो नेत्र में प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है, यानी कि दृष्टि पटल पर बनता है। तो यहाँ पर बी विकल्प जो है वो सही हो जाएगा। दूसरा सवाल, रेटिना पर जो प्रतिबिंब बनता है वह कैसा प्रतिबिंब होता है? तो रेटिना पर बनने वाला जो प्रतिबिंब जो होता है वो वास्तविक तथा उल्टा। देखिए जब भी वास्तविक होगा तो वो उल्टा होगा ही, वास्तविक होगा तो उल्टा होगा ही, ठीक है। तो वास्तविक तथा उल्टा और छोटा बनता है, लेकिन दिमाग उसको उल्टा को फिर सिग्नल भेज के सीधा दर्शाता है, इसलिए हम लोग जो देखते हैं तो वो हमको सही दिखाई देता है, लेकिन आंख पर जब देखेंगे तो इमेज उल्टा बना होता है। लेकिन हमारे दिमाग के पास वो सिग्नल जाता है, वो उसको सही करके फिर भेजा जाता है। चलिए, मानव नेत्र किस लेंस की भांति कार्य करता है? जो मानव की आंख में जो लेंस है वह किस लेंस की भांति? तो वो कॉन्वेक्स यानी कि उत्तल लेंस की भांति कार्य करता है। तो ध्यान रखिएगा, विकल्प एकदम सही है, बी ऑप्शन। चलिए सीधा प्रश्न पूछेगा, नेत्र गोलक का औसत व्यास कितना होता है? एनसीईआरटी का प्रश्न है, तो संदेह बिल्कुल भी मत करिएगा आंसर पर। नेत्र गोलक का जो औसत व्यास है वह है 2.3 सेंटीमीटर। जी हाँ, 2.3 सेंटीमीटर। क्लियर है? चलिए अगला सवाल देखिए। पांचवा प्रश्न को अच्छे से समझना है, नहीं गलती हो जाएगा। नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को, प्रकाश जो आंख में हमारे प्रवेश करता है उसको कंट्रोल कौन करता है? जैसे आप कभी धूप में निकलते होंगे तो आप देखते होंगे कि आपका आंख संकुचित होगा, डायरेक्ट धूप में निकलिए तो ये सारा काम पुतली का है। किसका है? पुतली का। प्रकाश की मात्रा को जो कंट्रोल करता है वो हमारा पुतली होता है। तो ध्यान रखिएगा। चलिए छठवां प्रश्न देखिएगा, ये प्रश्न बहुत अच्छा है। सामान्य नेत्र का निकट बिंदु कितना है? सामान्य नेत्र का, जिसका सामान्य नेत्र है, गड़बड़ी नहीं है आंखों में, उसका निकट बिंदु, तो निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर, ये तो आप जानते ही होंगे, ठीक है। चलिए नीचे दिए गए कथनों पर विचार करें। कथन एक कह रहा है निकट दृष्टि दोष, जिसको मायोपिया कहा जाता है, में दूर बिंदु अनंत पर ना होकर नेत्र के पास आ जाता है। क्या निकट दृष्टि दोष में ऐसा होता है कि जो बिंदु जो है निकट दृष्टि दोष में दूर बिंदु जो है वह अनंत ना होकर के नेत्र के पास आता है? तो निकट दृष्टि दोष में आप देखते होंगे कि निकट वाला आपको दिखाई देगा, दूर वाला नहीं दिखाई देगा। क्यों? क्योंकि जो दूर पर है वो नेत्र के पास आ जाता है, दूर वाला नहीं दिखाई देता है। तो पहला कथन तो सही है। दूसरा कथन, इस दोष में दूर वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के सामने बनने लगता है। जी हाँ, इस दोष में दूर जो वस्तु है वो रेटिना के सामने इसका प्रतिबिंब बनने लगता है। तो दूसरा विकल्प भी सही है। इसका कारण नेत्र में लेंस की अधिक वक्रता, मतलब गोलाई बढ़ जाती है, लेंस की इसकी वक्रता जो है वो अधिक हो जाती है। तो यहाँ पर तीनों कथन सही हो जाएगा। निकट दृष्टि दोष में ध्यान रखिएगा, गोलाई भी यानी कि वक्रता इसकी बढ़ जाती है। तीनों कथन सही, तो विकल्प सी सही हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, नीचे दिए गए कथनों पर विचार करें। क्या विचार करना है? निकट दृष्टि दोष में नेत्र लेंस की क्षमता घट जाती है। देखिएगा, क्षमता और गोलाई दोनों बढ़ जाती है, फोकस दूरी घटता है। निकट दृष्टि दोष में क्षमता भी बढ़ जाता है, तब वो निकट का अच्छे से देखता है, दूर वाला नहीं देखता है। गोलाई भी बढ़ जाता है, लेकिन फोकस दूरी घट जाती है, जिस वजह से वो दूर वाला नहीं देख पाता है, ठीक है। तो यहाँ पर समझना है कि निकट दृष्टि दोष में लेंस की क्षमता घट जाती है, कहेंगे नहीं, क्षमता बढ़ जाती है। पहला कथन गलत होगा। दूसरा, निकट दृष्टि दोष में नेत्र की फोकस दूरी बढ़ जाती है, नहीं, मैं बता रहा हूं कि क्या होगा, फोकस दूरी घट जाती है। क्षमता और गोलाई बढ़ती है, फोकस दूरी घटती है। तो यहाँ क्षमता घटने दे रहा है, फोकस बढ़ने दे रहा है, यानी कि दोनों गलत होगा। तीसरा, दूर दृष्टि दोष में लेंस की फोकस दूरी बढ़ जाती है, निकट दृष्टि दोष में फोकस दूरी घटती है,
जबकि दूर दृष्टि दोष में फोकस दूरी बढ़ती है, इसलिए दूर वाला दिखाई देता है। तो केवल 3 सही होगा, यहाँ पर ध्यान रखिएगा। चलिए, निकट दृष्टि दोष में लेंस की वक्रता, तो मैं बताया हूं निकट है तो क्षमता भी बढ़ जाएगा और गोलाई भी बढ़ जाएगा, यानी कि वक्रता जो है वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। वक्रता दे और गोलाई दे तो कंफ्यूज नहीं होना है, बढ़ जाता है, ध्यान रखना है। चलिए अगला सवाल, निकट दृष्टि दोष में लेंस की क्षमता पर क्षमता भी बढ़ता है, गोलाई भी बढ़ता है, बट फोकस दूरी घट जाता है, तो यहाँ पर बी हो जाएगा। विचार करना है। दीर्घ दृष्टि दोष ऐसे लिखेगा, दीर्घ दृष्टि दोष। अब आप कहेंगे दीर्घ दृष्टि दोष ये क्या है, तो इसको दूर दृष्टि दोष भी कहा जाता है। तो दीर्घ दृष्टि दोष में क्या होता है कि दूर की वस्तु तो आपको दिखती है, निकट की नहीं दिखती। तो इसमें होगा क्या कि दीर्घ दृष्टि दोष में निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर से क्या दूर हो जाता है, तो हाँ निकट बिंदु दूर हो जाता है, इसलिए हमको दूर वाला तो दिख जाता है, पहला कथन सही है। इस दोष में प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनने लगता है, जी हाँ प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनने लगता है, ठीक है। तीसरा, इसका कारण नेत्र की फोकस दूरी बढ़ जाना, हाँ क्षमता और गोलाई घट जाती है और फोकस दूरी जो है वो बढ़ जाती है, ये दूर दृष्टि दोष में होता है। तो यहाँ पर तीनों सही, यानी कि सी विकल्प सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला सवाल, आइए, दीर्घ दृष्टि दोष में नेत्र की गोलक पर क्या, यानी कि गोलाई गोलाई की बात की जा रही है ना, नेत्र में गोलक पर। तो देखिए दूर दृष्टि दोष में फोकस दूरी बढ़ेगी, यानी कि क्षमता और गोलाई घटेगा, यही बताया हूं ना। तो गोलक क्या हो जाएगा, छोटा हो जाता है, ठीक। चलिए विचार करना है। इंद्रधनुष हमेशा सूर्य की विपरीत दिशा में दिखाई देता है, हाँ यह कथन सही है। दूसरा, इंद्रधनुष बनने में अपवर्तन होता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है तथा विक्षेपण होता है, हाँ भाई ये दोनों तीनों घटनाएं होती हैं, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा कथन 1 और 2 दोनों सही। तो यहाँ पर कथन 1 और 2 दोनों सही का मतलब कि यहाँ विकल्प सी सही। प्राथमिक इंद्रधनुष, देखिए 2 इंद्रधनुष बनता है, एक प्राथमिक एक द्वितीयक। तो प्राथमिक इंद्रधनुष में एक बार परावर्तन होता है और 2 बार अपवर्तन होता है। परावर्तन से तात्पर्य है पूर्ण आंतरिक परावर्तन का भी आप ले सकते हो। तो प्राथमिक इंद्रधनुष में परावर्तन जो होगा वो एक बार होगा और अपवर्तन जो होगा वो 2 बार होगा। एक बार जैसे हवा से घुसेगा प्रकाश कहाँ, पानी में, ठीक है। यहाँ पर टोटल इंटरनल होगा और लौटेगा और फिर पानी से ये निकलेगा हवा में। तो अपवर्तन में क्या होगा, मीडियम चेंज हो रहा है ना, हवा से पानी गया एक बार और ये पानी से हवा आया 2 बार। तो अपवर्तन 2 बार दोनों में होगा, हमेशा अपवर्तन 2 बार ही होगा, एक बार घुसेगा और एक बार निकलेगा, पानी में घुसेगा पानी से निकलेगा, तो ध्यान रखना है। बाकी परावर्तन एक बार होता है प्राथमिक में और द्वितीयक में 2 बार। चलिए, द्वितीयक इंद्रधनुष में कितनी बार परावर्तन, तो नाम ही द्वितीयक है तो परावर्तन 2 बार। अपवर्तन तो 2 बार होगा ही, समझ गए होंगे। अपवर्तन क्योंकि पानी में घुसेगा और फिर निकलेगा तो 2 बार होगा ही, परावर्तन भी 2 बार, अपवर्तन भी 2 बार। चलिए, इंद्रधनुष बनने में निम्न से कौन सी घटना होती है, तो देखिए केवल अपवर्तन, केवल परावर्तन या अपवर्तन परावर्तन तथा विक्षेपण, तो तीनों घटना होती है। चलिए, सूर्यास्त से पहले और सूर्य का बाद में दिखाई देना, कारण क्या है। देखिए मैं एक चीज बता दूं, जो चीज नहीं है और वो अगर दिख गया, पिछले वीडियो में भी इसको मैं बताया था, जो नहीं है और वो दिख रहा है तो सीधा आपको आंसर अपवर्तन लगाना है। अपवर्तन है नहीं और दिख रहा है तो अप लगा दीजिएगा, अपवर्तन। उदाहरण मैं बहुत सारा दूंगा, जैसे शाम को 6 बजे 7 बजे आप देखिए, 5 बजे मौसम के अनुसार सूर्य दिखते रहेगा लेकिन धूप नहीं रहेगा, लाल सूर्य दिखते रहेगा। अब देखिए 2 पॉइंट यहां पर समझना है। एग्जाम में अगर आपसे पूछता है कि सूर्य का लाल दिखाई देना, तो जब रंग की बात करेगा, रंग आपको दे देगा लाल, जो बोल दे कि रंग, तो लाल या रंग की जब बात करें, किसी भी रंग की बात करें, तब अपवर्तन नहीं लगाना है, तब प्रकीर्णन, क्योंकि रंग से संबंधित प्रकीर्णन होता है। लेकिन रंग ना पूछे, कहे आपसे कि सूर्यास्त के पहले भी और बाद में भी सूर्य दिखाई देता है। जैसे सुबह देख लीजिए 5 बजे 6 बजे सूर्य दिखाई देगा लेकिन धूप नहीं आता रहेगा, खाली ऐसे ही सूर्य दिखते रहेगा चमकते। तो जब ना है और दिख रहा है तो अपवर्तन होगा, ध्यान रखिएगा। तारा टिमटिमा रहा है, वास्तव में तारा टिमटिमाता नहीं है, उसमें कोई स्विच नहीं लगा है, लेकिन दिखता है, मतलब जो नहीं है वो दिख रहा है, तो बताएंगे अपवर्तन। हीरा चमकता क्यों है, हीरा पूर्ण आंतरिक परावर्तन, जानते ही हैं हीरा में अगर पूर्ण आंतरिक परावर्तन ना हो, TIR यानी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ना हो, तो वो ना चमकेगा। तो 19 का, ऐसे ही हीरा को कटिंग किया ही जाता है कि वो चमके।
मरीचिका का बनना भी टोटल इंटरनल होता है, यानी कि पूर्णांतिक परिवर्तन होता है। प्राथमिक रंग 3 है, लाल, हरा, नीला, बट पीला नहीं है। आकाश नीला दिखाई देता है, रंग की बात की जा रही है ना, तो रंग में बताया था क्या, प्रकीर्णन, स्कैटरिंग, ठीक है। सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय सूर्य लाल, देखिए लाल यानी रंग की बात की जा रही है, तो जब रंग कहे तो प्रकीर्णन, सीधा आंसर फेंक के मारिएगा, एग्जामिनर घायल, ठीक है। चलिए, किसी वस्तु का रेटिना पर प्रतिबिंब कितने समय तक बना रहता है, तो रेटिना पर जो प्रतिबिंब बनता है वो सेकंड का 10वां भाग, यानी कि 1/10 सेकंड तक बना रहता है। सर्वाधिक तरंग दैर्ध्य किस तरंग की, तरंग दैर्ध्य यानी कि वेव लेंथ की बात की जा रही है, तो सबसे ज्यादा वेव लेंथ ये लेंथ, ये वाला है, ये वाला, तो ये लाल का होता है सबसे ज्यादा। सबसे कम आप बता दीजिए कमेंट में, आ ही गया। सबसे कम किसका होगा, तो सबसे कम बैंगनी का होगा। प्रकाश के किस रंग की आवृत्ति अधिक होगी, देखिए आवृत्ति मतलब कि इसमें ज्यादा एनर्जी हो गई है, जल्दी जल्दी ऐसे ऐसे दोलन कर रहा है, जल्दी दोलन कर रहा है, तो तरंगदैर्ध्य कम गया। कम किसका था, बैंगनी का, तो सबसे ज्यादा आवृत्ति किसके पास होगी, बैंगनी के पास। प्रकाश के किस रंग की आवृत्ति सबसे कम होगी, आवृत्ति सबसे कम मतलब कि ये बुढ़ा जैसा ऐसे ऐसे चल रहा है, तरंगदैर्ध्य ज्यादा है, यानी कि किसका तरंगदैर्ध्य ज्यादा है, तो कहेंगे लाल का, तो लाल लगाइए। तरंगदैर्ध्य का उल्टा आवृत्ति होगा, ठीक है। यदि प्रकाश की आवृत्ति बढ़ती है तो तरंगदैर्ध्य, आवृत्ति बढ़ेगा, ध्यान समझिएगा, आवृत्ति मतलब एनर्जी, मतलब पूरा ऐसे ऐसे करेगा, तो ये छोटा छोटा लेंथ बनना शुरू होगा ऐसे ऐसे, तो आवृत्ति बढ़ेगी तो तरंगदैर्ध्य क्या होगा, घटेगा, और आवृत्ति घटेगी ये ऐसे ऐसे बूढ़ा जैसे चलेगा, तो ये वाला लेंथ जो है वो ज्यादा हो जाएगा, बड़ा, तो ये समझना है आपको। निर्वात में सभी रंगों की चाल जो है, निर्वात ही है, वहां तो कोई रोकने वाला नहीं है, तो सभी बराबर होगा, है ना। प्रकाश के किस रंग का अपवर्तनांक सबसे ज्यादा होगा, तो अपवर्तनांक जो होगा वो बैंगनी का होगा, ध्यान रखिएगा, यानी कि क्या ऑप्शन डी सही हो जाएगा। प्रकाश के किस रंग का अपवर्तनांक सबसे कम होगा, तो सीधा उसका उल्टा लाल का यहाँ पर डी। एक बच्चा कमेंट किया है कि आप आंसर में टिक क्यों नहीं करते हैं, भाई तुम्हारे डर से ही मैं टिक करने लगा हूँ, क्योंकि डर क्या मतलब, कर देना चाहिए, हमारी गलती थी, कर ही देना चाहिए, क्योंकि कभी होता है ना कि आप लोग भीड़ भाड़ में वीडियो देखते हैं तो आवाज नहीं सुनाई देता है, बाकी आप अगर टिक लगा दूंगा तो उससे आप रिवीजन कर लेंगे, है ना, सही, बिल्कुल। चलिए, प्रकाश सफेद जो है उसका वर्ण विक्षेपण किस माध्यम में अधिक स्पष्ट होता है, तो प्रिज्म से आप देखोगे तो ये बहुत अच्छे से आपको दिखाई देगा। क्यों मैसेज करने लगे भाई, लाइफ इंश्योरेंस, चलिए, हाँ, यदि किसी माध्यम में प्रकाश की चाल कम हो जाती है तो उसका अपवर्तनांक क्या होगा, प्रकाश की चाल अगर कम करेंगे तो अपवर्तनांक जो होगा वो बढ़ जाएगा, सीधा सा होगा, तो अपवर्तनांक बढ़ेगा। चलिए, मानव नेत्र में प्रतिबिंब तो बता ही दिया हूं। प्रकाश जिस पतली झिल्ली से होकर आंख में प्रवेश करती है उसे क्या कहते हैं, तो उसे कॉर्निया कहा जाता है, ध्यान रखना भाई, कॉर्निया कहा जाता है। पुतली के आकार को कौन नियंत्रित करता है, देखिए अभी आपको बताया था कि आंख में जाने वाले जो प्रकाश की मात्रा को कंट्रोल करता था पुतली, लेकिन पुतली के आकार को, पुतली के भी पीछे कोई लगा होता है, तो पुतली के पीछे जो लगा होता है वो होता है आइरिस, यानी कि परितारिका, ठीक है। अभिनेत्र लेंस द्वारा रेटिना पर बना प्रतिबिंब कैसा होता है, तो बता ही दिया हूं कि वास्तविक, उल्टा और छोटा, ठीक है, वास्तविक होगा तो उल्टा हो ही जाएगा। अभिनेत्र लेंस की वह क्षमता जिससे वह फोकस दूरी बदल लेती है, अभिनेत्र लेंस की एक क्षमता होती है जो फोकस दूरी को वो चेंज कर सकती है, वह होता है सामंजन, ठीक ना। स्पष्ट दर्शन की अल्पतम दूरी, अल्पतम कभी न्यूनतम पूछेगा, अल्पतम मैं बता देता हूं आपको 25 सेंटीमीटर, मीटर नहीं, पॉइंट में नहीं, अनंत भी नहीं। अस्पष्ट दर्शन की अधिकतम दूरी, अब न्यूनतम दूरी तो सब जानते हैं, अधिकतम दूरी तो दिन में आप सूर्य को देखिए, कहेंगे दिख गया, स्पष्ट दिख गया, यानी कि अधिकतम दूरी तो अनंत है, कितना भी दूर आप देख सकते हो, कोई रोका नहीं है, दिखाई दे तो देखो, अनंत होगा, अधिकतम अनंत होगा। एक आंख से मानव कितने डिग्री देख सकता है, देखिए दोनों आंख से तो आप सीधा देख लेते हैं 180 डिग्री, लेकिन एक आंख से आप देखते हैं कितना, 150, तो ध्यान रखिएगा। ये सारे प्रश्न एनसीईआरटी के करा रहा हूं भाई, कहीं और नहीं मिलेगा, ना कोई टॉनिक वाला ये देगा, ना कोई सिरप वाला ये देगा, ठीक है, ये मिलेगा एनसीईआरटी में ही। चलिए आइए, जिस दृष्टि दोष में दूर की वस्तु साफ दिखे, मतलब दूर वाला दिख रहा है तो दूर दृष्टि दोष है, मतलब जो दिखता है वो है, दूर का आपको चीज दिखेगा तो कहिएगा कि हमें यही बीमारी है, दूर का दिख गया यानी कि दूर दृष्टि दोष है, तो दूर का दिख रहा है तो दूर दृष्टि दोष।
निकट दृष्टि दोष में प्रतिबिंब कहाँ बनता है, मैं करा चुका हूं कि निकट दृष्टि दोष जो होता है उसमें प्रतिबिंब कहाँ बनता है, याद है। तो निकट दृष्टि दोष में जो प्रतिबिंब बनता है वो रेटिना के आगे बनता है, दूर वाला में पीछे बन रहा था। निकट है यानी कि निकट है रेटिना के ठीक एकदम आगे ही बन जाएगा, दूर में पीछे चला जाएगा। तो निकट दृष्टि दोष में प्रतिबिंब रेटिना के आगे, यानी कि विकल्प ए। चलिए, निकट दृष्टि दोष को दूर करना है तो हम कौन सा लेंस लगाएंगे, ध्यान रखिए। निकट दृष्टि दोष यानी कि निकट वाला दिख रहा है, दूर वाला नहीं दिख रहा है, तो दूर वाला के लिए हम अवतल लेंस लगाएंगे। कौन सा? अवतल, ऐसा वाला, ऐसा वाला। ऐसा वाला लगाने से ये दूर तक फोकस करेगा, ऐसे ले जाएगा, ठीक है। तो अवतल लेंस निकट के लिए लगाएंगे। चलिए, दूर दृष्टि दोष के लिए उत्तल लगाएंगे। दूर में क्या होता है कि दूर वाला दिखता है, नजदीक वाला नहीं दिखता है, तो ऐसा वाला लगाएंगे, ऐसा, ताकि ये प्रकाश को मोड़ दे और यहीं पर नजदीक पर फोकस करा दिए हैं, तो ये उत्तल है, ठीक। जरा दृष्टि दोष, भैया ये तो दोनों चौपट है। जरा दृष्टि दोष तो बुढ़ापे में ही होता है, दोनों, तो दोनों को जोड़ के बनाइए ना एक लेंस, बाइफोकल लेंस बनाइए, तो ए ऑप्शन इसमें सही लगाइए। चलिए अगला सवाल, प्रिज्म से गुजरने पर प्रकाश कम झुकेगा। प्रकाश कम कौन झुकेगा? पुष्पा। झुकेगा नहीं, लाल है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। कम झुकेगा लाल, आप देखे होंगे पुष्पा लाल एकदम टीका उका लिए था, तो लाल। चलिए, सूर्य का स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए प्रिज्म का न्यूटन ने किया था प्रयोग। किसने किया था? न्यूटन ने, जानते ही होंगे। प्राथमिक इंद्रधनुष में सबसे ऊपर का रंग, सबसे पहले प्राथमिक शुरू होगा और सबसे ऊपर होगा, तो सबसे कम झुक रहा था कौन? कहेंगे लाल, तो लगा दीजिए प्राथमिक में सबसे ऊपर लाल। टिंडल इफेक्ट, टिंडल प्रभाव दर्शाता है तो सूक्ष्म कणों का द्वारा प्रकाश का प्रकीर्णन। प्रकाश के प्रकीर्णन आप देखे होंगे, आप अपने घर में देखिए शाम के समय खिड़की से तो जो प्रकाश आएगा ना, देखिएगा उसमें धूल टाइप का आपको दिखाई देगा, वही होता है टिंडल इफेक्ट, आपको दिखाई देगा, सूक्ष्म कणों द्वारा प्रकाश का प्रकीर्णन। आइए, कैलिडोस्कोप में दर्पण जो है वो किस कोण पर लगाए जाते हैं? तो कैलिडोस्कोप में जो 60 डिग्री पर आप लगाते हो ना, वही ध्यान रखना है। चलिए, 60 डिग्री, सी विकल्प। प्रकाश का वह गुण जो माध्यम बदलने पर भी नहीं बदलता है, तो उसकी जो आवृत्ति होती है, फ्रीक्वेंसी होती है, वो नहीं बदलेगी, ठीक है। आइए, प्रकाश की चाल का मान सबसे पहले किसने ज्ञात किया? तो प्रकाश की चाल का मान जो सबसे पहले ज्ञात किया है वो रोमर था, रोमर, ठीक। अपवर्तनांक का एसआई मात्रक क्या है? तो अपवर्तनांक का एसआई मात्रक ही नहीं होता, ये मात्रकहीन है, यानी कि नो यूनिट। ऑप्टिकल फाइबर, तो ये नरेंद्र, कौन? नहीं नहीं, ये अपने मोदी जी नहीं, कपानी की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। इंद्रधनुष के निर्माण में कौन सी घटनाएं होती है? तो बताया तो हूं, परावर्तन, अपवर्तन, पूर्णातिक, तीनों, ये तो हो ही चुका है। सड़क पर तेल, ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ देगा, नोट कर लीजिए। सड़क पर आप देखते हैं बरसात के मौसम में अगर कहीं गाड़ी खड़ा करिए, मोबिल वोबिल छू गया, तो देखिएगा पानी में चमकते रहेगा, रंग टाइप का ना, वो आखिर होता क्या है, क्यों? तो वो इंटरफ्रेंस के कारण, यानी कि व्यतिकरण के कारण। बहुत अच्छा सवाल है। मेरे गांव का एक लड़का जो कि इंजीनियर है, अगर उन तक ये वीडियो पहुंचेगा तो वो जानते होंगे, वो ये प्रश्न को गलत कर दिए थे। उन्होंने ही आके मुझे कहा कि भाई देखो, ये प्रश्न मैं जानता था और मैं गलत कर दिया। तो ये व्यतिकरण होता है, ठीक है। याद रखिएगा कि वो व्यक्ति भी गलत कर दिया था जो इंजीनियर था। इंजीनियर तो जानते हैं कि फिजिक्स बढ़िया से अच्छे से पढ़ता है, तब भी तो व्यतिकरण आपको याद रखना है, ठीक ना। चलिए, साबुन के बुलबुले में रंग दिखाई देने का कारण, तो यह भी व्यतिकरण ही होगा, इंटरफेरेंस होगा। ओके, चलिए, प्रकाश के द्वैध स्वभाव, प्रकाश तरंग के रूप में भी है और कण के रूप में भी है, यह प्रतिपादन जो है वो किया गया था आइंस्टीन के द्वारा। यंग के द्विछिद्र, आप जब डिटेल में पढ़ोगे हमसे, तो यंग के जो द्विछिद्र का जो उन्होंने प्रयोग किया था, उसमें सोडियम के लैंप का प्रयोग किया था। इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा ध्यान रखिएगा। यंग द्विछिद्र का प्रयोग किसके लिए? तो यह भी व्यतिकरण के लिए ही किया गया था। चलिए, कैलिडोस्कोप में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो कैलिडोस्कोप में जो दर्पण लगाते हैं वो समतल, प्लेन मिरर लगाते हैं आप। चलिए, अब आखिरी सवाल आ गया है। आइंस्टीन को भौतिकी का नोबेल पुरस्कार किस प्रभाव के लिए मिला? आइंस्टीन को जो भौतिकी का नोबेल पुरस्कार मिला था वो मिला था फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव के लिए। किसके लिए? फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव के लिए। तो यहां पर ध्यान रखिएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। यहां पर आपको प्रकाश का विवर्तन भी मैं बता दूं, क्योंकि आपको जब विवर्तन से प्रश्न पूछ देगा तो ध्यान रखिएगा। पेड़ की जो पत्तियां होती हैं
किसी पत्तियों में देखिएगा कि आप आखिरी में ये किनारे किनारे पर ऐसे ऐसे टेढ़ा टेढ़ा होता है, लेकिन जो उसका जब छाया बनेगा ना, तो वो छाया में टेढ़ा टेढ़ा नहीं आपको दिखाई देगा, छाया बिल्कुल स्मूथ ऐसे दिखाई देगा। तो ये कहा जाता है कि प्रकाश मुड़ भी सकती है, इन कोणों पर मुड़ भी सकती है। तो ये जब मुड़ने वाला पॉइंट आए तो विवर्तन हो जाता है। बाकी ऐसे अगर आपसे पूछे तो वो प्रकाश का क्या होता है, इसमें प्रकाश फोटोइलेक्ट्रिक प्रभाव के लिए। तो इतने ही प्रश्न थे, 64 प्रश्न थे, बहुत कम समय में इसको करा दिया। तो अब आपसे उम्मीद है कि जो अब तक वीडियो नहीं देखा आपने, है ना, वो देख लेंगे। वो लगभग 28-29 वीडियो है, देख लीजिए। 3-4 वीडियो, अभी 3 वीडियो और आएगा, इसके बाद एनसीईआरटी समाप्त हो जाएगा, फिर हम दूसरे सब्जेक्ट पर लगेंगे। तो चलिए वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।